हेलो एवरीवन। आज हम हमारे शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर्स, ये जो कि स्कैम्पटन के पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर है, ये क्या है? These are empirical dimensionless coefficients, right? Empirical dimensionless coefficients. Empirical का क्या मतलब बना? Empirical का मतलब बना that these are based on experimental results and based on experience. ठीक है, empirical dimensionless क्योंकि इनके कोई डिमेंशन नहीं होते। राइट, एम्पिरिकल डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट्स। डायमेंशन क्यों नहीं होते? क्योंकि रेशो होती है स्ट्रेस की आपस में रेशो, तो स्ट्रेस के आपस में यूनिट्स कट जाएंगे और ये एक डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट्स बन के आ जाते हैं। राइट, अब इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए, अगर हमको ड्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर चाहिए तो हमको क्या चाहिए? पोर वाटर प्रेशर तो चाहिए। पर अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली या जब प्रैक्टिकली हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके दौरान हमें किसी ना किसी वजह से हमारे पास पोर वाटर प्रेशर क्या होगा या एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होगा ड्यू टू इंक्रीज इन सम स्ट्रेस, वो हमें नहीं पता, वो नहीं पता चल रहा। व्हाट विल बी इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो उस केस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं स्कैम्पटन के पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स का। राइट, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर कह लो या स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर कह लो। राइट, बात एक ही है मेनली। यहां पे पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर, इट विल बी बेटर वर्ड, तो वो मैं ऐड कर देता हूं, स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स। वैसे अगर पोर प्रेशर पैरामीटर्स कहा जाए, वो भी आप समझ जाओगे कि वही मतलब उसी चीज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेस, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। अगर वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी ड्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। ठीक है ना, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास स्कैम्पटन के पोर प्रेशर पैरामीटर्स हैं एंड दीज आर टू प्रेशर पैरामीटर्स, टू पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स होते हैं ये, ए और बी। पहले हम बी को पढ़ेंगे, उसके बाद ए को पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, ये आपको समझ आ जाएगा। राइट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर प्रेशर पैरामीटर, पोर प्रेशर पैरामीटर बी, पोर प्रेशर पैरामीटर बी। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? दिस इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इन कन्फाइनिंग स्टेज टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, डेल्टा सिग्मा 3 या डेल्टा सिग्मा सी, जो मर्जी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया दैट दिस पोर प्रेशर पैरामीटर बी is defined in confining pressure stage, in confining pressure stage। जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है ट्राइजेशियर टेस्ट की, कन्फाइनिंग प्रेशर वाली। राइट, जैसे हम सभी डायरेक्शन से प्रेशर डालते हैं अपने स्पेसिमेन के ऊपर, जो कि सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है। राइट, तो उस फर्स्ट स्टेज में, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में, जो हमने इंक्रीज इन कन्फाइनिंग प्रेशर किया, उसकी वजह से क्या इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर होगा। राइट, उसको जानने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। राइट, बी विल बी इक्वल टू डेल्टा यूसी बाय डेल्टा सिग्मा सी। बी हमको पता होगा, बी पता होगा, डेल्टा सी, डेल्टा सिग्मा सी हमने बढ़ाया है, हमको पता है, तो डेल्टा यूसी हम निकाल लेंगे। राइट, इसीलिए ये देखिए, इसीलिए इट इज डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट, डायमेंशनलेस।
कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेस की आपस में रेशियो है, दैट इज व्हाई दीज आर डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट्स, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स, राइट। बी, अब इस बी की वैल्यू क्या क्या होती है, राइट। बी की जो वैल्यू होती है, इट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच भी हो सकती है। ये कब और कैसे, देखिए, अगर तो हमारा सॉइल एज ए ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल में पानी है ही नहीं, पोर वाटर प्रेशर ही नहीं है, तो इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, इट विल नॉट बी जीरो, इट विल नॉट बी एनीथिंग, राइट। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब जीरो होगा। तो आप जितना मर्जी बढ़ाते रहो डेल्टा सिग्मा सी को, क्योंकि ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल के केस की बात कर रहा हूं, ड्राई सॉइल के केस में डेल्टा सिग्मा सी आप जितना मर्जी बढ़ाते रहो, पोर वाटर ही नहीं है, तो पोर इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो। तो इसलिए फॉर ड्राई सॉइल दिस बी इज इक्वल टू जीरो। और अगर फुली सैचुरेटेड सॉइल हुआ फिर, तो जितना आप डेल्टा सिग्मा सी बढ़ाओगे उतना ही डेल्टा यूसी बढ़ जाएगा, राइट। तो जितना ये उतना ये, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल। फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल बी की वैल्यू 1 होगी। और अगर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हुआ तो, ड्राई, दो एक्सट्रीम्स कर लिए हमने, ड्राई के केस में 0 है, फुली सैचुरेटेड के केस में 1 है, तो पार्शियली सैचुरेटेड जब होगा फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में दो एक्सट्रीम्स हमने कवर कर दिए। पार्शियली सैचुरेटेड मतलब कहीं ना कहीं बीच में है, तो कहीं ना कहीं बीच की इसकी वैल्यू होगी बी की, राइट। फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बी की वैल्यू क्या होगी, इट विल लाई बिटवीन 0 to 1, राइट। इट विल लाई बिटवीन 0 to 1, दो एक्सट्रीम्स कवर कर लिए, तो बीच में इट विल बी 0 to 1, राइट। नाउ ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। पोर प्रेशर पैरामीटर बी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पोर प्रेशर पैरामीटर ए के बारे में क्यों बाद में पढ़ रहे हैं, अब आपको पता चलेगा। दो ही हैं ये स्कैम्पटन के पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर, दो ही हैं, ए और बी के बारे में पढ़ लिया। अब हम ए के बारे में पढ़ेंगे, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर ए, राइट। स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर ए। अब जो ये पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर ए है, इसको हम बाद में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बी पे डिपेंड करता है, राइट। बी पे कैसे डिपेंड करता है, थ्रू थर्ड पैरामीटर ए बार। दिस ए बार इज इक्वल टू ए बी। तो आप देख सकते हो कि जो ए होगा, पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर ए होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए बार बाय बी। तो जो पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर ए है, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन बी। तो क्योंकि बी पे डिपेंड करता है इसलिए पहले हमने बी पढ़ा। तो ए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसमें बी का आएगी, बी कंट्रीब्यूशन आएगी, राइट। इसलिए हमने बाद में पढ़ा। जो ए बार है, दिस इज इक्वल टू, जैसे हमने बी को डिफाइन किया था ना, दैट डेल्टा यूसी बाय डेल्टा सिग्मा सी और डेल्टा यूसी बाय डेल्टा सिग्मा 3, जो मर्जी आप कह सकते हो, वैसे ही इसमें ए बार को डिफाइन करेंगे। ए बार इज इक्वल टू डेल्टा यू डी बाय डेल्टा सिग्मा डी। सेकंड स्टेज जो डेविएटर और शीयर स्टेज होती है, उसमें इसको डिफाइन करते हैं ए बार को एंड कॉन्सिक्यूटिवली ए को, राइट। पोर प्रेशर पैरामीटर ए, पोर प्रेशर पैरामीटर ए is defined for stage 2। स्टेज 2 मतलब कौन सी स्टेज, डेविएटर और शीयर स्टेज, डेविएटर और शीयर स्टेज, उसमें डिफाइन होता है ये पोर प्रेशर पैरामीटर ए थ्रू थर्ड पैरामीटर ए बार। हालांकि
जब भी हम स्टडी करते हैं, जब भी हम पोर प्रेशर पैरामीटर्स की बात करते हैं स्कैम्पटन की, तब हम दो की बात करते हैं, ए और बी, ये दोनों। हाँ, ए को डिफाइन करने के लिए हमने थर्ड पैरामीटर ए बार का सहारा लिया है, आई एग्री, बट स्कैम्पटन के पोर प्रेशर पैरामीटर जब भी बात की जाएगी इट विल बी ए एंड बी, ओनली टू, राइट। तो पोर प्रेशर पैरामीटर ए आप देख सकते हो किस में डिफाइन है, स्टेज 2 में, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन ए बार एंड ए बार इज फॉर डेल्टा यू डी बाय डेल्टा सिग्मा टी। जैसे हमने बी को डिफाइन किया था वैसे यहां पर ए बार को डिफाइन करेंगे एंड थ्रू ए बार वी विल फाइंड ए, राइट। तो ये आपने यहां पर ऐसे देख लिया। अब जो पोर प्रेशर पैरामीटर बी था वो तो सिंपली डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने बता दिया कि यार इसकी ये वैल्यू होगी, अगर ड्राई सॉइल होगा तो 0 होगा, अगर फुली सैचुरेटेड सॉइल होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, पार्शली सैचुरेटेड के लिए 0 to 1 के बीच में होगा, ओके। पर ए जो पोर प्रेशर पैरामीटर ए है ये इतनी आसानी से हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें काफी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, काफी फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ए इज डिपेंडिंग ऑन बी, तो जिस पे बी डिपेंड करता है उस पे तो ए डिपेंड करेगा ही करेगा। किस पे करता है बी? ऑन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ए जो होगा ए विल डिपेंड ऑन, डेफिनेटली जो बी को इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो चीजें बी को इन्फ्लुएंस कर रही थी वो ए को इन्फ्लुएंस करेंगी, राइट। कौन सी थी? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ए विल डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ओके। इसके अलावा और कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा, ये जानने के लिए आपको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा वो वाला लेक्चर जो मैंने लिक्विफेक्शन वाला कराया था, वो कांसेप्ट। उस वाले पे जब शीयर स्ट्रेंथ हम शुरू कर रहे थे तब हमने लिक्विफेक्शन का कांसेप्ट पढ़ा था। ये लिक्विफेक्शन का कांसेप्ट बारी बारी हमारे इस कांसेप्ट्स में आ रहा है, अलग अलग कांसेप्ट्स में उसको हम रिविजिट कर रहे हैं। तो इसी से आप पता लगा सकते हो कि लिक्विफेक्शन का कांसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो काइंडली वो वाला लेक्चर दोबारा देखिए, क्योंकि वो टॉपिक हमारे जो अगले कंसेक्टिवली हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम ले लो आप, उसमें लिक्विफेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो लिक्विफेक्शन का कांसेप्ट प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विफेक्शन का कांसेप्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी कोई भी कंफ्यूजन है ना तो काइंडली रिविजिट कीजिए उस लेक्चर को जिसमें हमने लिक्विफेक्शन का कांसेप्ट पढ़ा था, राइट। तो उस लेक्चर का दोबारा सहारा लेते हुए मैं अब आपको यह बताऊंगा कि ए डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अलावा किन और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें हमने देखा था कि जो लूज सैंड थी, राइट, लूज सैंड के केस में चेंज इन पोर वाटर प्रेशर अलग अलग हो रहा था कंपेयर टू डेंस सैंड, बेस्ड ऑन कि उसकी शीयर स्ट्रेन हमने कितनी दे दी, कितनी उसकी स्ट्रेनिंग कर दी। लूज सैंड का बिहेवियर अलग था, डेंस सैंड का अलग था। और जैसे ही लूज सैंड का होगा वैसे ही हमने बताया था कि किसका बिहेवियर होगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का। और जैसे डेंस सैंड का बिहेवियर होगा वैसा ही बिहेवियर होगा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का। ये हमने डिस्कस किया था, राइट। तो इससे आपको क्या पता चल गया, दैट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉइल उस पे भी डिपेंड करेगा दैट व्हाट विल बी चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, राइट। क्योंकि देखिए जो पोर प्रेशर पैरामीटर बी था वो तो सिंपली कन्फाइन कर रहा था चीजों को, तो उसको तो हमने सिंपली डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करके बता दिया कि ये कैसे कैसे वेरी करेगा। बट जो पोर प्रेशर पैरामीटर ए है ये सेकंड स्टेज के लिए डिफाइंड है, डेविएटर और शी स्टेज, जिसमें एक्चुअली फेलियर होगा। तो हमें एक्चुअली वो वाले केस लेने पड़ेंगे जिसमें कोई एक्चुअली वो हो रहा है, फेलियर हो रहा है। जैसे लिक्विफेक्शन का हमने केस किया था, उसमें एक्चुअली जब शीयर हो रहा है तब जो भी फेलियर होगा उसकी बात की जा रही थी। तो इसलिए वो वाले केस हमको रिविजिट करने पड़ेंगे जिसमें एक्चुअली फेलियर हो रहा है, राइट। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस पे डिपेंड करेगा, ओके। इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर। ये हमने अब देख लिया, लूज के लिए अलग था, डेंस के लिए अलग था।
नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए अलग था और ओवर कंसोलिडेटेड के लिए अलग था। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे, इसके अलावा टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, राइट, लूज और डेंस, लूज और डेंस, राइट, या नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड, इन पर डिपेंड करेगा। लूज या डेंस है सैंड के केस में, क्ले के केस में नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है। तो मतलब ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जो इसकी होगी उस पर डिपेंड करेगा, राइट। ये अलग अलग, ठीक है, मैंने ये लिख दिया टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करा है। टाइप ऑफ सॉइल पे फिर मैंने बता दिया नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड। उसके बाद में भी मैं ये वाली चीज लिख रहा हूं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पे डिपेंड करेगा। ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि अगर पेपर में ये वाला आ गया, फैक्टर आ गया कि इस पे डिपेंड करेगा, रीजनिंग में आ गया कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पे डिपेंड करेगा, तो आप एकदम से टिक मार दो। नहीं तो आपको सोचना ना पड़े कि हाँ टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड कर रहा था जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड, तो इसका मतलब ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो सोचना, इतना सोचना ना पड़े, डायरेक्टली आपका टाइम सेव हो, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पे भी डिपेंड करता है, अलग से लिख दिया, राइट। तो ऐसे नेक्स्ट, इसके अलावा कौन सा फैक्टर था? हमने बात करी थी दैट द चेंज इन पोर वाटर प्रेशर वो वेरी कर रहा था डिपेंडिंग ऑन शीयर स्ट्रेन क्या थी, राइट। तो मतलब स्ट्रेन इन सॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा था वो कि कितना चेंज इन पोर वाटर प्रेशर होगा, राइट। तो मतलब स्ट्रेन इन सॉइल, ठीक है, लिख देते हैं स्ट्रेन इन सॉइल। वो वाली जो कर्व्स हमने डिस्कस करी थी लिक्विफेक्शन वाले लेक्चर में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख ही सकते हो यहां पे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है, उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं वहां पे, राइट। वहां पे जो किया था उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स है वो, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रैक्टिकली फेलियर्स होते हैं, जो हम दोबारा दोबारा और कंसेप्ट कर रहे हैं, उसमें उसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो वो वाले जो कर्व्स हैं आपके दिमाग में पूरी छप जानी चाहिए। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो उस लेक्चर को दोबारा रिविजिट करो। स्ट्रेन इन सॉइल, स्ट्रेन इन सॉइल उस पर डिपेंड करती है, ओके, स्ट्रेन इन सॉइल पे डिपेंड करती है, आई ओके। इसके अलावा एक और पैरामीटर मैं यहां पे लिखूंगा, उस पर डिपेंड करती है, राइट, एंड दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल, इस पे डिपेंड करेगी ये, राइट। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल पे भी ये डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल उसका मतलब ये होता है, पहले आप स्ट्रेटिफिकेशन का अगर आपको नहीं मतलब तो मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि अलग अलग लेयर्स कैसे कैसे सॉइल में है। सैंड है, फिर सिल्ट है, फिर क्ले है, या सैंड है, फिर क्ले है, फिर सिल्ट है, कितनी कितनी थिकनेस है इनकी, राइट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल, कि अलोंग द डेप्थ, या वैसे तो हॉरिजॉन्टली भी इसका वैसे होगा, बट जनरली जब भी हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तब अलोंग द डेप्थ ही बात करते हैं। दैट अलोंग द डेप्थ जो हमारा सॉइल है उसकी वेरिएशन कैसी है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल। उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसी लेयर है जो सॉफ्ट है, राइट, उसके बाद कोई ऐसी लेयर है जो हार्ड है, जो हार्ड लेयर है वो कम कंप्रेस होगी, उसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अलग तरीके से बनेगा, जो सॉफ्ट वाली है उसमें अलग तरीके से बनेगा, तो एक एवरेज ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल है उस पे भी ये फैक्टर ए डिपेंड करेगा, ठीक ना। हमने ये तो अभी डिस्कस कर लिया कि ए किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि जैसे बी की वैल्यू की हमने बात करी थी, क्वांटिफाई कर दिया था उसको। क्वांटिफाई करना मतलब एक वैल्यू असाइन कर देनी, क्वालिटेटिव मतलब जस्ट उसकी क्वालिटीज डिस्कस करनी, गुड बैड। आपके मार्क्स 100 में से 100 आए, वेरी गुड,
100 में से 50 आए बैड, ठीक है। तो अगर गुड या बैड बता रहा हूं मैं, क्वालिटेटिवली बता दिया। 100 में से 100 आए या 100 में से 50 आए, ये क्वांटिटेटिवली बता दिया, ठीक है। क्वांटिटी असाइन कर दी क्वांटिटेटिवली, उसकी क्वालिटी बता दी क्वालिटेटिवली, राइट। नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू क्वांटिटेटिवली ये किस रेंज में लाई करता है। जो पैरामीटर ए है, ध्यान दीजिए पैरामीटर दो ही हैं, ए और बी। ए बार का हम सहारा ले रहे हैं ए को एक्सप्रेस करने के लिए। पैरामीटर दो ही हैं, ए और बी, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स। नाउ जो ए है, वैल्यू ऑफ ए, राइट, इट कैन बी एज लो एज, बी का तो हमने देखा था कि कम से कम 0 हो सकता है, पर ए के केस में 0 नहीं बल्कि नेगेटिव भी हो सकता है, और होता भी है। ए वैल्यू ऑफ ए कैन बी एज लो एज -0.5। -0.5 किस केस में? कि हमने, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना जो ए है, ए कब नेगेटिव होगा? बी कैन नेवर बी नेगेटिव। ए विल बी नेगेटिव ओनली इफ ए बार इज नेगेटिव। तो ये कब नेगेटिव होगा? लिक्विफेक्शन वाला दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं हम, कब नेगेटिव होगा ये? लूज एंड के केस में या डेंस एंड के केस में? लूज एंड का तो हमने किया था कि जब हम बढ़ाते रहते हैं शीयर स्ट्रेन को, तो अल्टीमेटली उसकी जो पोर वाटर प्रेशर है वो बढ़ता रहता है और इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती रहती है। इसकी वजह से लिक्विफेक्शन हुई थी। बट डेंस एंड में ऐसा कोई खतरा नहीं था, क्योंकि डेंस एंड के केस में हम शीयर स्ट्रेन बढ़ा रहे थे और पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होता रहा, कम होता रहा। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या कहेंगे हम कि नेगेटिव हुआ। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव हुआ, राइट। तो उसकी वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ गई थी और हम बच गए थे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, राइट। तो मतलब डेंस सैंड के केस में या ओवर कंसोलिडेशन सॉइल जो होगा, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होगी, उसका बिहेवियर भी इट इज सिमिलर टू डेंस सैंड। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब हम शीयर स्ट्रेन को बढ़ाएंगे, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, राइट। शीयर स्ट्रेन को हम बढ़ा रहे थे, तब डेंस सैंड के केस में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वाज इक्वल टू नेगेटिव, वाज बिकमिंग नेगेटिव। तो डेल्टा यूडी वाज बिकमिंग नेगेटिव व्हेन डेल्टा सिग्मा डी इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। तो ए बार नेगेटिव तो ए नेगेटिव। तो उस केस में इट कैन बी एज लो एज -0.5। एक क्वांटिटी असाइन कर दी। वहां जो क्वालिटेटिवली देखा था लिक्विफेक्शन के केस में, अब उसको क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं, राइट। एज लो एज -0.5 इन केस ऑफ डेंस सैंड and as high as, हमने देखा था लिक्विफेक्शन हो सकती है। लिक्विफेक्शन कब होती है? जब पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, राइट। बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा कितना? एज हाई एज +3 वैल्यू भी हो जाती है। किसकी? ए की। जब इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी ए की, देन डेफिनेटली लिक्विफेक्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है। किसकी? लूज सैंड की, लूज सैंड, राइट, ठीक है। तो ऐसे उसकी फिर लिक्विफेक्शन हो जाएगी जो लूज सैंड की, जब जो वैल्यू ऑफ ए है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इक्वल टू +3 हो जाए, राइट। अब हमने पोर प्रेशर पैरामीटर ए के बारे में पढ़ लिया, बी के बारे में पढ़ लिया। पहले बी के बारे में पढ़ा, फिर ए के बारे में पढ़ा। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो ए है वो बी पे डिपेंड कर रहा है। नाउ हमने डेल्टा यू सी देख लिया, व्हाट विल बी इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर इन कन्फाइनिंग स्टेज। उसके बाद व्हाट विल बी इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर इन डेविएटर स्टेज, दोनों देख लिए। अब अगर टोटल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर देखना है, फिर दोनों को ऐड कर दो, ऐड करना सिंपली। ये देख लिया, फर्स्ट स्टेज में देख लिया, सेकंड स्टेज में देख लिया, दोनों को ऐड करना है, नथिंग मोर, ऐड देम, दोनों को ऐड करना है, नथिंग मोर।
डेल्टा यू टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर अगर हमको देखना तो जो फर्स्ट स्टेज में था डेल्टा यू सी, राइट, डेल्टा यू सी प्लस जो सेकंड स्टेज में डेल्टा यू डी, दोनों को ऐड कर दो। डेल्टा यू सी किसके इक्वल था, बी किसके इक्वल था, डेल्टा यू सी बाय डेल्टा सिग्मा 3, तो डेल्टा यू सी किसका इक्वल होगा, बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3, बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3 प्लस डेल्टा यू डी। डेल्टा यू डी को हमने कैसे एक्सप्रेस किया था, इन टर्म्स ऑफ ए बार वाज इक्वल टू डेल्टा यू डी बाय डेल्टा सिग्मा डी, तो डेल्टा यू डी किसके इक्वल होगा, ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी, ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी। अब हमने बात करी थी कि पोर प्रेशर पैरामीटर तो दो ही है, ए और बी, तो ए बार यहां पर तो हमने लिख दिया सॉल्व करते वक्त, पर पोर प्रेशर पैरामीटर तो दो ही है, ए और बी, ए बार को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ए और बी के फॉर्म में, तो ये तो ओके है, बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3, ए बार को लिख दो ए इंटू बी, और डेल्टा सिग्मा डी जो है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको डेल्टा सिग्मा डी दिया है या डेल्टा सिग्मा 1 दिया है। अगर डेल्टा सिग्मा 1 दिया है डेल्टा सिग्मा 3 के साथ, तो डेल्टा सिग्मा डी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 की फॉर्म में, राइट, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। हालांकि इसका कन्वेंशनल में ही क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव में अगर आए क्वेश्चन यू कैन इजिली सॉल्व इट, राइट। कंसेप्ट आपके सामने, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, कैसे फॉर्मूला बनाया है वो हम आसानी से देख रहे हैं, बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3, बी यहां पे भी है यहां पे भी है, बी को कॉमन ले लो, डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए इंटू डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। अगर क्वेश्चन आ भी गया वी कैन डू इट, इसीलिए तो फॉर्मूला हमने किया है कि अगर क्वेश्चन आ गया वी विल डू इट। अगर फॉर्मूला भूल गए आसानी से यू कैन कम टू दिस एक्सप्रेशन, और ये फॉर्मूला ये वाला एक्सप्रेशन आया कैसे ये भी आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए क्वेश्चन में आपको पता लग जाए। मान लीजिए डेल्टा सिग्मा 1 नहीं दिया, ठीक है, डेल्टा सिग्मा डी दिया, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, इतने पर ही रुक जाओगे आप, राइट। डेल्टा सिग्मा डी और ए बार को ए बी लिखकर डेल्टा सिग्मा डी, बस यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला, बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए बी इंटू डेल्टा सिग्मा डी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। तो ये आसानी से आपके सामने ये वाला फॉर्मूला है, बहुत ही आसानी से हमने ये वाला डिराइव कर लिया है। नाउ लेट मी सी द टाइम, डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल थिंक कि हमको कंटिन्यू करना चाहिए। यस, टाइम इज देयर, सफिशिएंट टाइम। तो लेट्स जंप टू अनदर टॉपिक which is stress path। स्ट्रेस पाथ, ये स्ट्रेस पाथ क्या होता है? स्ट्रेस पाथ इज locus of maximum shear stress points when stress varies in the laboratory sample or an in situ sample of soil। मतलब जब मान लीजिए लेबोरेटरी में हमारे पास कोई सॉइल है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कर्व ही बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, उसकी डेफिनेशन हम बाद में लिख लेंगे। हमारे पास इस एक्सिस पे क्या होता है, सिग्मा नॉर्मल एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेस, इस पे होगी शीयर स्ट्रेस, ठीक है। हमारे पास कोई सैंपल था, लेबोरेटरी का कोई सैंपल था, या मान लीजिए हमने इन सिटू फील्ड में किसी सैंपल को देखा, उस पे स्ट्रेसेस क्या क्या लग रही होंगी उसको एनालाइज किया, तो एक मोहर सर्कल हमने ये वाला बनाया, दिस मोहर सर्कल वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है। फिर हमने देखा कि उस पे कुछ चेंज इन स्ट्रेसेस हमने करी, जब चेंज इन स्ट्रेस करी तो मोहर सर्कल कॉन्जिक्यूटिवली कुछ ऐसा बना, फिर कुछ और चेंजेस करी तो मोहर सर्कल कुछ ऐसा बना, राइट। अब हमने क्या किया, हमने जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस वाले पॉइंट्स थे ना, ये वाले, इनके थ्रू एक लाइन या कर्व जो भी पास कर दी है उसको पास करा दिया, राइट, दिस।
ये जो लाइन या कर्व है ना, दिस इज नोन एज स्ट्रेस पाथ। ये जब स्ट्रेसेस वेरी कर रही है हमारे सॉइल में, तब मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस वाले पॉइंट्स कैसे वेरी कर रहे हैं, उनका जो लोकस है उसको हम कह रहे हैं स्ट्रेस पाथ। इट इज अ कर्व। स्ट्रेस पाथ क्या है? इट इज अ कर्व ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस एज स्ट्रेस वेरीज इन द सॉइल। ठीक है, इसके अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। इसको दोबारा रिविजिट करेंगे हम छोटी डायग्राम में, पर पहले इसकी मैं आपको अभी डेफिनेशन दिखाता हूं। राइट, डेफिनेशन इसकी हम लिख लेंगे, इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम shear stress points, maximum shear stress points as stresses या loads, जो मर्जी आप कह लो, varies in the soil. Right? It is a locus कह लो, या it is a curve drawn through locus of maximum shear stress points. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, अब कुछ भी इसकी आप इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन उसमें लोकस पॉइंट इन्वॉल्व होगा। अगर आप उसमें एक वर्ड कर्व भी ऐड कर दो, इट इज अ कर्व ड्रॉन थ्रू, इट विल बी बेटर डेफिनेशन। ठीक है, इट इज ए कर्व। मैं इसको रिफाइन कर रहा हूं डेफिनेशन, ताकि इट कैन लुक बेटर। इट इज ए कर्व ड्रॉन थ्रू लोकस ऑफ मैक्सिमम shear stress points as stress या load varies in the soil. Right? This is second line. It is a curve drawn through locus of maximum shear stress points as stresses या load varies in the soil. ठीक है, वो हमने देख ही लिया। जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसको एज ए डेफिनेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया। नाउ अब आप देखिए, हमने ऐसी कर्व बनाई थी, it was a curve like this was sigma normal axis, this was tau axis। ऐसी हमने कर्व बनाई थी, वेरी कर रहे हैं स्ट्रेसेस, उसकी वजह से अ कर्व समथिंग लाइक दिस वाज मेड। ठीक है, जो उसकी मैक्सिमम shear stress वाले पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करते हुए ऐसी हमने कर्व बनाई। राइट, ये कुछ देखने में उतना नहीं लग रहा कि हमने मैक्सिमम shear stress वाले पॉइंट्स को ही ज्वाइन किया है, तो मैं दोबारा इसको बना देता हूँ। this curve, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम shear stress वाला पॉइंट, इसमें मैक्सिमम shear stress वाला पॉइंट, ये इसमें, ये इनको हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये हमारी ये से स्ट्रेस पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, जो मैक्सिमम shear stress वाला पॉइंट जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसका एक्स एक्सिस पे कितना है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है उसका, इट इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है वो। राइट, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 3। सेंटर ऑफ मोहर सर्कल कहां पे होता है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 के ऊपर, यहां पे होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 के ऊपर। जो अगर इसका मैं वाई इंटरसेप्ट बनाऊं इस पॉइंट का, जिसके थ्रू हम अपनी कर्व को पास कर रहे हैं, इसका वाई इंटरसेप्ट अगर मैं बनाऊं, वो क्या होगा? इट इज नथिंग बट दिस इज रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हमको पता क्या होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। तो उन पॉइंट्स के थ्रू जिसके थ्रू हम कर्व बना रहे हैं,
उन पॉइंट्स का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 और वाई इंटरसेप्ट होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 only because we are drawing our curve through maximum shear stress points of the corresponding Mohr circles। इसलिए तो आप देख पा रहे हो जो भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं उन पॉइंट्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग मोहर सर्कल था उसके जैसे इसका सिग्मा 3 और सिग्मा 1 ये है और जो सेकंड वाला ये वाला पॉइंट है इसका सिग्मा 3 तो यही है, सिग्मा 1 ये हो जाएगा, जो थर्ड वाला है उसका सिग्मा 3 यही रहेगा और सिग्मा 1 ये रह जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली जो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 एंड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 ये वाली वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई इंटरसेप्ट की। इस वाले पॉइंट के लिए ये सिग्मा 1 सिग्मा 3, इस वाले पॉइंट के लिए ये सिग्मा 1 सिग्मा 3, इस वाले पॉइंट के लिए सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये होंगे और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये वाले होंगे हर एक पॉइंट के लिए। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हम एक्स एक्सिस पे मेनली किस पॉइंट से मेनली कंसर्न्ड है, हम सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2। वाई एक्सिस पे किस पॉइंट से कंसर्न्ड है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। तो इसी को हम प्लॉट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ पी क्यू प्लॉट। जो बेसिक एक्सिस हमारा होता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस से ही हम शुरुआत करेंगे। पहले क्या आता है अल्फाबेटिकली पी, तो एक्स एक्सिस को हम लिखेंगे पी एक्सिस, पी एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लिखेंगे पी एक्सिस, पी एंड द वैल्यू ऑफ पी, दिस इज पी एक्सिस, पी एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ पी विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 और वाई एक्सिस क्यू एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ क्यू विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, राइट। तो ऐसे पी क्यू प्लॉट में जब हम ऐसे अपने स्ट्रेस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कोई इधर होगा कोई इधर होगा इधर होगा स्ट्रेस पॉइंट्स, इट कैन बी लाइन और अ कर्व, जो मर्जी हो सकता है, ठीक, डिपेंडिंग ऑन हमारे पॉइंट्स कैसे हैं। इट कैन बी लाइन और अ कर्व, कोई ऐसा पॉइंट होगा फिर कोई ऐसा पॉइंट होगा, ऐसे हमारी एक कर्व बन जाएगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, इस तरफ भी एरो हो सकता है, इस तरफ भी एरो हो सकता है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि एरो किस किस तरफ होगा, वी विल सी इट। तो ऐसे हम पी क्यू प्लॉट में ऐसे इसको बना देते हैं। इस पी क्यू प्लॉट के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल में एक इक्वेशन दी जाती है, राइट, जैसे q इक्वल टू 10√3 p प्लस 0.5, ठीक है। तो उसमें हमको सिंपली, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे करना है वो, क्योंकि एज ए न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन एज ए न्यूमेरिकल आपको मैं सॉल्व करने के लिए कहूंगा एंड देन वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। पर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि इस क्यूपी प्लॉट में क्यू कहां पे होता है, पी कहां पे होता है, क्यों पी क्यू ऐसे है, फिर क्यू की वैल्यू कितनी है और पी की वैल्यू कितनी है। मेनली आपको यही पता होना चाहिए कि पी की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है। आपको इतने पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि क्यू की वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 और पी की वैल्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, और ये वैल्यूज ऐसे क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नो, अब इसके बेस के ऊपर हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम अलग अलग केसेस में कैसे कैसे हमारे स्ट्रेस पाथ बनेंगे उनको देखेंगे। तो फर्स्ट केस जो है दैट इज कि हमने इस पॉइंट के ऊपर देखना है कि कैसे स्ट्रेस पाथ होगा अगर हम एक्सकावेशन कर रहे हैं। ऐसे पहले हमने एक एक्सकावेशन करी, उसके बाद लेटरली हमने कोई एक्सकावेशन नहीं करी, बस ये जो खड्डा खोदा था इसको और गहरा कर रहे हैं। वी आर मेकिंग इट डीपर और डीप और डीप, ठीक है। ऐसे हम इसको वर्टिकली एक्सकावेट कर रहे हैं, राइट, जो हमने यहाँ पे पिट खोदी थी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम अपना स्ट्रेस पाथ बनाएंगे वो कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। दिस इज माई पी, दिस इज क्यू एक्सिस, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें, पहले हम सिग्मा 1 और सिग्मा 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग बना लेते हैं।
फिर हम देखेंगे कि वेरिएशन कैसे कैसे हो रहा है। लेट्स ड्रॉ इट फर्स्ट। दिस इज आर सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 3, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये जो सेकंड वाली पिट खोदी, इस पॉइंट के ऊपर जो ऊपर सॉइल है वो कम होगी, सॉइल कम होगी तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो गया, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, सिग्मा 1, मतलब सिग्मा 1 कम हो गया। पर जो इधर लेटरली हमने कोई खुदाई नहीं करी, राइट, तो सिग्मा 3 वो तो उतना ही रहेगा, सिग्मा 3 उतना ही रहेगा, सिग्मा 1 कम हो गया। तो कैसा कैसा हमारा एक मोहर सर्कल बनेगा, कुछ इस तरीके का कि जिसमें सिग्मा 3 तो उतना रह गया पर जो सिग्मा 1 है वो कम हो गया, सिग्मा 1 इतना रह गया, ठीक है। उसके बाद हमने जब और डीपर इस पिट को खोदा तो क्या होगा, सिग्मा 1 और कम हो जाएगा, सिग्मा 3 उतना ही रहेगा, सिग्मा 3 उतना, सिग्मा 1 और कम हो गया, ओके। तो बस इतने काफी है, 3 काफी है, वैसे तो 2 ही काफी है बनाने के लिए, पर हमने 3 बना लिए। इन तीनों के जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पॉइंट्स है उसको देखते हैं। ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें ये वाला हो गया, इसमें ये वाला हो गया। तो कुछ इस तरीके की हमको कर्व देखने को मिलेगी, राइट, कुछ इस तरीके की कर्व जो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है और डाउनवर्ड्स जा रही है, राइट। इसका जो स्ट्रेस पाथ होगा, स्ट्रेस पाथ कौन सा है, जो ये वाली मैंने कर्व सी बनाई है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, वो है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स, राइट। नाउ ये हमारा था ये वाला केस जिसमें हम वर्टिकली अपनी पिट को खोद रहे थे, राइट, वी वर गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। अब हम केस डिस्कस करेंगे जिसमें वर्टिकली तो हम अपनी पिट को नहीं खोद रहे, वर्टिकली तो हम उसको उतना ही रख रहे हैं, राइट, वर्टिकली तो इतनी ही है ये, पर हम इसको इस तरफ खोद रहे हैं इन दिस वे, लेटरली, राइट। जब लेटरली इसको खोद रहे हैं, वर्टिकली इतनी रह रही है, वर्टिकली, वर्टिकल को कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही थी, सिग्मा 1, सिग्मा 1 उतना ही रह रहा है, पहले बना लेते हैं, राइट। दिस इज ऑफ कोर्स QP एक्सिस, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 3, वर्टिकली उतना ही रह रहा है, ठीक है, सिग्मा 1 उतना ही रह रहा है, पर जो सिग्मा 3 है वो कम हो रहा है। इसको डायग्राम को जो हमारी बनेगी उसको थोड़ा सा एक्यूरेटली बनाने के लिए इस पर्टिकुलर मोहर सर्कल को मैं छोटा बना लेता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ऐसी बनेगी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, ठीक है। अब सिग्मा 1 वो तो उतना रह रहा है, वर्टिकली नहीं ना हमने खोदा, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही थी, सिग्मा 3, राइट। तो सिग्मा 1 उतना रह रहा है, सिग्मा 3 कम हो रहा है। देखिए ना, एक्सकावेट ऐसे लेटरली हो रहा है, जितनी एक्सकावेशन उतनी रहेगी उतनी ही स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे कम होती रहेगी, ठीक है। तो सिग्मा 3 कम हो रहा है, सिग्मा 3, सिग्मा 1 उतना, सिग्मा 3 कम, ऐसे और कम, ऐसे। तो इसकी जो बनेगी इट विल बी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ हमारा जो स्ट्रेस पाथ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, विच विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रेस पाथ देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स दिस इज Q, दिस इज P एक्सिस, राइट। नाउ थर्ड केस, टोटल इसमें हमको 3 केसेस डिस्कस करने हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे और भी कोई केस पूछा जा सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन कि आपने कंसेप्ट को कितनी अच्छे से समझा है, ठीक है। नाउ अब थर्ड केस जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दिस, कि हमारा एक ऐसे ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के कुछ डेप्थ नीचे वाटर टेबल होगा, कुछ देर बाद क्या हुआ, वाटर टेबल और कम हो गया, देन वाटर टेबल इज रिड्यूस्ड इवन मोर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस पाथ जब मैं बनाऊंगा कैसे बनेगा, इसमें जब वाटर टेबल नीचे जाता है, स्ट्रेस पाथ में जो भी हम स्ट्रेस बनाते होते हैं, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो हमको पता है जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे आता रहता है वैसे वैसे जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस वो कम होती रहती है, मतलब जो स्ट्रेसेस है वो कम होंगी जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे आएगा, स्ट्रेसेस कम होंगी, स्ट्रेसेस कम होंगी तो ऑफ कोर्स
आपको पता है जो सिग्मा 1 सिग्मा 3 दोनों पे असर पड़ेगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो सिग्मा 1 सिग्मा 3 दोनों पे असर पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो वाटर टेबल अगर नीचे जा रहा है तो स्ट्रेसेस विल इंक्रीज रादर, ठीक है, अगर ऊपर जाता तो स्ट्रेसेस डिक्रीज होती, नीचे जा रहा तो स्ट्रेसेस इंक्रीज होंगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पे ऑफ कोर्स अब वाटर टेबल की वजह से जो हम माइनस गामा डैश कर रहे थे वो नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे जो हमारे स्ट्रेसेस है दोज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। पहले ऐसे था, अब फिर कुछ देर बाद सिग्मा 1 और सिग्मा 3 इसमें दोनों पे असर पड़े, ठीक है, इसमें इस केस में दोनों पे पड़ेगा, पहले सिर्फ एक पे पड़ रहा था, अब तो क्योंकि वाटर टेबल का ही फर्क हो रहा है, राइट, जो डिफरेंस है वो सिर्फ वाटर टेबल का है, एक्सकावेशन का नहीं है, तो दोनों बढ़ेंगी, तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, देन इट विल बी समवॉट लाइक दिस, तो दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ती रहेंगी। इट विल बी जो फर्स्ट वाला मोहर सर्कल है इसको मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूं, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, तो एक ऐसी लाइन हमको देखने को मिलेगी, जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे जो माइनस गामा डैश हम कर रहे थे वो नहीं होगा, एंड स्ट्रेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जो स्ट्रेस पाथ है इट विल बी टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर वाटर टेबल ऊपर हो जाता, ऊपर उठता वाटर टेबल, तो उस केस में स्ट्रेस हमारी कम होती रहती, तो बस टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट उस केस में। अगर नीचे जा रहा है, सिंपल कॉमन सेंस लगानी है हमको, सिंपल कॉमन सेंस, अगर नीचे जा रहा है देन इट विल इंक्रीज हो रही है तो टुवर्ड्स राइट हमारी एक ऐसे एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। नाउ दिस विल बी अ स्ट्रेस पाथ। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे स्ट्रेस पाथ के ऊपर जो कि गेट 2015 में है। अब मैं ईयर के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, आई थिंक इट इज 2015, ठीक है, गेट में आया हुआ है ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन क्यू एंड पी। क्यू और पी की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर ये न्यूमेरिकल गेट में पूछा गया है। 5 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहेगा, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, मेरे इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए इसमें आपको। 5 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, उसके बाद मैं आपके साथ ये वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो 5 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी हुई है, Q इक्वल टू 10√3 प्लस 0.5 P। Q और P की वैल्यूज हमको पता है क्या होती है, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 10√3 प्लस 0.5 इंटू P की वैल्यू हमको पता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आज ही पढ़ा है। अब बस इस जो ये कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि हमने पढ़ी है फॉर ट्रायंगुलर शीयर टेस्ट। उसमें कन्वर्ट करके वी कैन इजीली कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड हेंस ऑब्टेन शीयर स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट्स, शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसमें सिग्मा 1 को एक साइड कर लिया, सिग्मा 1 इंटू 0.5 माइनस 0.25 इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू 0.25 प्लस 0.75 प्लस 10√3। यहां पे 0.25 है तो सिग्मा 1 के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू 3 सिग्मा 3 प्लस 40√3। अब मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, राइट, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आई विल ऑब्टेन शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको पता है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2। अब इसमें सिग्मा 1 का कोएफिशिएंट 1 सिग्मा 3 का कोएफिशिएंट हियर इट इज 3, हियर इट इज tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। मतलब ये बना दैट tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 की वैल्यू है 3। तो tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2 की वैल्यू क्या होगी, √3। उसका tan इनवर्स ले लो, क्या होगा 60 डिग्री।
मतलब 45 डिग्री प्लस 5/2 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. 60 माइनस 45 15 degrees. 50 into 2 30 degrees. 5 will hence come out to be equal to 30 degrees. Right now अब इसको हम कंपेयर करेंगे 40√3 को. 40√3 यहाँ पे प्लस में क्या है, 40√3 कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे 2c tan of 45 डिग्री प्लस 5/2. सो 40√3 विल बी इक्वल टू 2c tan of 45 डिग्री प्लस 5/2. tan of 45 डिग्री प्लस 5/2 की वैल्यू यहाँ से हमको पता क्या है, √3. तो 2c इंटू √3. √3 दोनों साइड से कट जाएगा. 2c इक्वल टू 40 एंड हेंस c will come out to be 20 kilonewton per meter square. Right, this is a very very important and very very simple question. ठीक है ना. तो QP के बेस के ऊपर आपको ऐसे एक इक्वेशन दी हुई थी, जो हमने QP का ग्राफ पढ़ा है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई थी, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप. ठीक है, तो उसमें हमने इसको पहले तो कन्वर्ट कर लिया सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया एंड देन वी हैव फाउंड आउट फाई एंड सी. ठीक है. नाउ अब एक और क्वेश्चन जो कि गेट 2020 में पूछा गया है, ये एग्जैक्टली QP के बेस के ऊपर नहीं है, पर जो QP का तरीका आपने समझ लिया कि कैसे ग्राफ बना है और कैसे वेरिएशन हम देखते हैं, तो उसके बेस के ऊपर ये एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2020 में. ये एक न्यूमेरिकल नहीं है बट दिस रीजनिंग टाइप क्वेश्चन मेनली. ये 5 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. नाउ द क्वेश्चन. अब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ड ऑन की QP की क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी, कि स्ट्रेसेस कैसे बढ़ेंगे, उस पे एक मेनली ये मैथमेटिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था. तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की कॉरस्पॉन्डिंग OP OQ OR OS कौन कौन सी होगी. राइट, जो फर्स्ट केस आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कंप्रेशन लोडिंग का. देखिए अभी तक हमने ये वाली बात डिस्कस नहीं है, कंप्रेशन लोडिंग अनलोडिंग, एक्सटेंशन लोडिंग अनलोडिंग. ठीक है, गेट में भी ये सीधा दे दिया गया है, पर अब क्योंकि एक बार गेट में ये पूछ लिया गया है, ठीक है, ब्रैकेट में दे दिया कि कंप्रेशन लोडिंग अनलोडिंग का क्या मतलब है, एक्सटेंशन लोडिंग अनलोडिंग का क्या मतलब है, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अब ये याद ही कर लो. ठीक है, तो कंप्रेशन लोडिंग मतलब ऊपर से कंप्रेस हो रहा है, ऊपर से इसको अच्छे समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप इसको याद ही कर लो, इसको अच्छे समझने के लिए, इसको याद करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में सॉइल को एक स्पॉन्ज जो होती है वैसे इमेजिन करने लग जाओ. ठीक है, अगर हमने कंप्रेस करना है, आपको ये इधर दे भी दिया कि सिग्मा 1 वो ही है जो हमने सोचा हुआ था, सिग्मा 1 ऊपर वाला और सिग्मा 3 साइड वाला. ठीक है, अगर आपने कंप्रेस करना, उसको कंप्रेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा 1 को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, इसमें यही है, चाहे आप कंप्रेशन लोडिंग अनलोडिंग, एक्सटेंशन लोडिंग अनलोडिंग, एक को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, दूसरा कांस्टेंट रख रहे हैं. ठीक है, तो कंप्रेशन लोडिंग कंप्रेस करना ऊपर से, तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा 1 को बढ़ाना पड़ेगा, और सिग्मा 3 जैसे मैंने आपको बताया एक को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जो दूसरे वाला उसको हम कांस्टेंट रखेंगे. तो कंप्रेशन लोडिंग जो फर्स्ट वाला केस है, फर्स्ट वाला केस कंप्रेशन लोडिंग, इसमें क्या किया गया है, इसमें सिग्मा 1 को बढ़ाया जा रहा है, सिग्मा 3 इज कांस्टेंट. ठीक है, स्पॉन्ज का केस आप अपने दिमाग में रखिएगा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्रेशन लोडिंग तो आसानी से समझ आ गया, जो बाकी के 3 केस है वो अच्छे से भी आपको समझ आ पाएंगे अगर आप अपने दिमाग में स्पॉन्ज, सॉइल को एज ए स्पॉन्ज समझोगे तो. राइट, नाउ कंप्रेशन लोडिंग, सिग्मा 1 बढ़ रहा है और सिग्मा 3 कांस्टेंट है. सिग्मा 1 बढ़ रहा है तो सिग्मा 1 सिग्मा 3 कांस्टेंट, सिग्मा 1 बढ़ रहा है, सिग्मा 1 अगर बढ़ रहा है P भी बढ़ेगा Q भी बढ़ेगा, मतलब दोनों बढ़ेंगे. दोनों अगर बढ़ेंगे तो इन चारों में से OP OQ OR OS, इन चारों में से सिर्फ एक ही है जिसमें दोनों बढ़ रहे हैं, OR, सिर्फ इसमें दोनों बढ़ रहे हैं. तो मतलब जो फर्स्ट है दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू OR. ठीक है, इसमें इतनी जगह नहीं होगी इसलिए इसको मैं रब कर दूंगा और इधर साइड में मैं लिख दूंगा OR. फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इट इज OR. ठीक है ना, अब इसको मैं रब कर देता हूं.
सेकंड केस है कंप्रेशन अनलोडिंग। कंप्रेशन अनलोडिंग, इसमें जैसे मैंने आपको बताया एक बढ़ेगा दूसरा कांस्टेंट रहेगा, और ये भी मैं आपको बता देता हूं एक बढ़ेगा या कम होगा एंड सेकंड स्ट्रेस विल बी कांस्टेंट, ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में से। और लोडिंग के टाइम पे चाहे कंप्रेशन लोडिंग हो या एक्सटेंशन लोडिंग हो, उसमें इंक्रीज करेगा लोड, और अनलोडिंग के टाइम पे चाहे कंप्रेशन अनलोडिंग हो या एक्सटेंशन अनलोडिंग हो, लोड डिक्रीज करेगा, ठीक है। कंप्रेशन लोडिंग में हमने देख लिया सिग्मा 1 बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो कंप्रेशन अनलोडिंग में सिग्मा 1 कांस्टेंट रहेगा। ये मैं आपको याद रखने के भी तरीके बता रहा हूं, सिग्मा 1 कांस्टेंट रहेगा। और फिर सिग्मा 3 क्या होगा, कौन सा केस है ये, कौन सा केस है, अनलोडिंग का केस है, कंप्रेशन अनलोडिंग। तो सिग्मा 3 अनलोडिंग का केस है, सिग्मा 3 डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, सिग्मा 3 डिक्रीज। तो अगर सिग्मा 1 कांस्टेंट, सिग्मा 3 डिक्रीज करे, सिग्मा 3 अगर डिक्रीज करे तो ये माइनस सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 डिक्रीज करे तो माइनस सिग्मा 3 बढ़ेगा, मतलब क्यू इंक्रीज करेगा। और पी, सिग्मा 3 कम हो रहा है तो पी वो तो डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल, पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 3। तो क्यू इंक्रीज कर रहा है, राइट, एंड पी डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा केस होगा, क्यू डिक्रीज एंड पी इंक्रीज, ये वाला ओपी। क्योंकि ओपी के केस में क्या है, देखिए ओपी के केस में नीचे को जा रहा है क्यू एक्सिस, नीचे को जब जाएगा तो क्यू डिक्रीज हो रहा है, नीचे को क्यू डिक्रीज हो रहा है नीचे। और पी अगर इधर जा रहा है टुवर्ड्स राइट, अगर हम जा रहे हैं राइट टुवर्ड्स राइट, तो मतलब पी इंक्रीज कर रहा है। इन चारों लाइंस में से आपको कैसे जज करना है, अगर P इंक्रीज कर रहा है तो मतलब टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होना है, अगर P डिक्रीज कर रहा है तो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होना है, इधर की तरफ, राइट, इधर की तरफ। P इंक्रीज कर रहा है तो इधर की तरफ शिफ्ट होना है ऑन द एक्स एक्सिस, P डिक्रीज कर रहा है तो इधर की तरफ शिफ्ट होना है, Q इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है, Q डिक्रीज कर रहा है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होना है, राइट। तो इस केस में क्या था, सिग्मा 3 कम हो रहा है तो Q इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमें नीचे की तरफ शिफ्ट होना है, और P, राइट, Q इंक्रीज, नो Q इज इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू, सिग्मा 3 डिक्रीज कर रहा है तो Q इंक्रीज कर रहा है, Q इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है, ओके। एंड P डिक्रीज करेगा तो इधर की तरफ शिफ्ट होना है। तो मतलब एक ऐसी कर्व है OS, दिस इज OS कर्व, तो सेकंड का आएगा OS, राइट, समझ गए ना। सिग्मा 3 डिक्रीज कर रहा है तो Q इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मतलब ऊपर की तरफ। P जो है P विल डिक्रीज मतलब इधर की तरफ, तो कोई ऐसी कर्व, दिस कर्व इज OS, राइट। ये कर्व अब हमने बना ली OS। अब हम थर्ड कर्व की तरफ जाएंगे। थर्ड इज एक्सटेंशन अनलोडिंग। एक्सटेंशन अनलोडिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम एक्सटेंशन लोडिंग की तरफ जाएंगे। फोर्थ एक्सटेंशन लोडिंग। तो अगर ये वाली जो चीज है वो एक्सटेंड करे, हम चाहते हैं एक्सटेंड करें, तो एक्सटेंड कब करेगा, जब इधर से बढ़ाएंगे। स्पॉन्ज, अपने दिमाग में एज ए स्पॉन्ज लेके आइए सॉइल को, स्पॉन्ज की ये वाली चीज आपको बढ़ानी है तो साइड से उसको प्रेस करो तभी ये वाली बढ़ेगी। स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज, अपने दिमाग में स्पॉन्ज लेके आइए। अगर इधर से हम प्रेस करेंगे स्पॉन्ज को तो इधर से ये वाला बढ़ेगा। तो मतलब एक्सटेंशन लोडिंग में क्या हमको करना है, लोडिंग मतलब बढ़ेगा, ये वाला बढ़ाना है, ये वाला कौन सा, सिग्मा 3 बढ़ेगा, सिग्मा 1 कांस्टेंट रहेगा, एक इंक्रीज या डिक्रीज करके दूसरा कांस्टेंट रहेगा, तो सिग्मा 3 इसमें इंक्रीज करेगा, राइट। अब सिग्मा 3 इंक्रीज करे तो P विल इंक्रीज मतलब टुवर्ड्स राइट हमें जाना है, ओके। सिग्मा 3 इंक्रीज करे और जो Q होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। सिग्मा 3 क्योंकि माइनस सिग्मा 3 है ना, तो Q डिक्रीज करेगा, डिक्रीज मतलब नीचे की तरफ, तो ये इन दोनों का मिश्रण होगा, ये वाले ऐसी कर्व, मतलब ये वाली इधर जाना, इधर, तो ये है OP कर्व, OP। ये फोर्थ था तो OP, एक्सटेंशन लोडिंग वाज फोर्थ केस।
तो ओपी आ जाएगा इसका, राइट। ये हमने कर लिया। अब वैसे तो एक ही कर्व बची है, मैच द कॉलम में हो जाएगा, पर मैं आपको समझाऊंगा, राइट। समझाने के लिए आई विल डू द थर्ड केस, एक्सटेंशन अनलोडिंग। थर्ड केस इज एक्सटेंशन अनलोडिंग। अनलोडिंग का केस मैंने आपको बताया था कम करना होता है, ठीक है। लोडिंग के केस में सिग्मा 3 को बढ़ाया था, अब अनलोडिंग के केस में सिग्मा 3 कांस्टेंट, सिग्मा 3 कांस्टेंट, सिग्मा 3 कांस्टेंट। और जो सिग्मा 1 है, अनलोडिंग का केस है, अनलोडिंग में कम होते होते हैं सिग्मा, तो सिग्मा 1 कम होगा इसमें, सिग्मा 1 कम होगा, राइट। तो इस तरीके से जो एक्सटेंशन है वो उसकी अनलोडिंग होने लग जाएगी जैसे जैसे हम सिग्मा 1 कम करते जाएंगे, राइट। नाउ सिग्मा 1 कम, सिग्मा 3 कांस्टेंट। सिग्मा 1 को कम किया, पी भी कम हो गया, क्यू भी कम हो गया, बिकॉज सिग्मा 1 इज प्रोपोर्शनल टू बोथ पी एंड क्यू। तो मतलब दोनों कम, पी को कम करना है मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है, क्यू को कम करना है तो मतलब डाउन मूव करना है। तो मतलब इन दोनों के बीच में ऐसी कर्व, इस तरीके, ये वाली कर्व कौन सी है, ओ क्यू। तो थर्ड का आ गया ओ क्यू, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे हमने सॉल्व कर लिए। अब जो मैच द कॉलम में आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, इनकी कौन कौन सी होगी। तो आंसर मैच करने के लिए आई विल डू हियर ओपी, ओपी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, फोर्थ। ओ क्यू, ओ क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ओ क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड कर्व। ओ आर, ओ आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, फर्स्ट कर्व। ओ एस, ओ एस के कॉरस्पॉन्डिंग है सेकंड कर्व। तो फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, आई थिंक इट इज सी ऑप्शन, राइट। ये आप चेक कर लीजिएगा, पर सीक्वेंस यही है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, राइट। तो ऐसे दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें थोड़ी मैथ की जानकारी लगती है कि कैसे हमको जब एक्स एक्सिस इंक्रीज या डिक्रीज करता है तब कैसे मूव करते होते हैं, जब वाई एक्सिस इंक्रीज या डिक्रीज करता है तब कैसे मूव करते होते हैं, ठीक है। वैसे इसमें दिया गया था कि कंप्रेशन लोडिंग अनलोडिंग का क्या मतलब है, एक्सटेंशन लोडिंग अनलोडिंग का क्या मतलब है, इसमें दिया गया था। पर अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार गेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, एक बार गेट में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कंप्रेशन लोडिंग अनलोडिंग का क्या मतलब है, एक्सटेंशन लोडिंग अनलोडिंग का क्या मतलब है, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप याद ही कर लो, ठीक है। मैंने आपको याद रखने के तरीके बता दिए और विद कंसेप्ट, मतलब उस विद लॉजिक आपको बताया है कि इसका मतलब ऐसा क्यों है, कंप्रेशन लोडिंग में सिग्मा 1 बढ़ रहा है, सिग्मा 3 कांस्टेंट रह रहा है, ऐसा क्यों है, याद रखने के तरीके भी बता दिए। एज ए स्पॉन्ज बिहेव करने लग जाएगा वो, लोडिंग के टाइम बढ़ेगा सिग्मा, ठीक है, कोई भी सिग्मा वो हमको देखना पड़ेगा कौन सा, लोडिंग के टाइम सिग्मा विल इंक्रीज, अनलोडिंग के टाइम इट विल डिक्रीज, और जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा सिग्मा है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसी से हम आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप करते हैं। वी विल मीट इन सेकंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।